हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजेड ऑलराउंड। तो दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर 2021 का क्वेश्चन कराने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मेल कर रहे थे कि मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर करवा दो क्वेश्चन जो 2021 में पूछे गए थे, उसका क्वेश्चन करा दो विद सोल्यूशन के साथ। तो मैंने डिपार्टमेंट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एमएससी केमिस्ट्री का 2021 क्वेश्चन मैंने मांगने की कोशिश किया। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका मैं आपके लिए सोल्यूशन लेकर के आया हूं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी केमिस्ट्री में, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं इन दिस ईयर 2022 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री से। तो उस स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमएससी केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, तो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको सोल्यूशन बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूंगा सोल्यूशन देने के लिए भी। अब मैंने आपको पेपर पैटर्न भी बता दिया हूँ एमएससी केमिस्ट्री से एएमयू का। जो अभी तक नहीं वॉच किए हैं तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप उस पेपर पैटर्न को चेक कर लीजिएगा कि आपको कितने स्कोर करने पे आपको एडमिशन मिलने की चांसेस है। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं जैसा बोलते आता हूं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और जो न्यू चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक जरूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, बियर लॉ कैन बी रिटन एज। तो आपने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में कि बियर लैम्बर्ट्स लॉ, तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ की ही क्वेश्चन है। इसमें ए इज इक्वल टू ए बी सी दे रखा है, वेयर ए इज जो है आपका एब्जॉर्बिटी है और वेन कंसंट्रेशन सी जो एक्सप्रेस करके बताना है कि सी का यूनिट क्या रहने वाली है। तो आपने बियर लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ा होगा तो आपको इजी वे में आप क्वेश्चन बता दीजिए, आंसर बता सकते हैं। हमने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बियर लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए ई की जगह पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आपको ए दे रखा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, तो बात सेम ही है। तो हमारा ए जो होता है, हमारा ए एब्जॉर्बेंस होता है। एब्जॉर्बेंस को हम लिख सकते हैं लॉग ए नोट, लॉग आई नोट अपॉन आई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ एप्सिलॉन नोट जो होता है मोलर एब्जॉर्बिटी होता है, और बी जो हमारा होता है वो पाथ लेंथ होता है, और सी हमारा होता है वो कंसंट्रेशन होता है। अब हम यूनिट की बात करें तो एप्सिलॉन नोट का जो यूनिट होता है वो लीटर पर मोल सेंटीमीटर होता है, और जो बी का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है, और हमारा जो कंसंट्रेशन की यूनिट होता है वो हमारा मोल पर लीटर होता है। तो उस हिसाब से जो आंसर आपको होने वाली है वो आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट होने वाली है, मोल पर लीटर। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा था, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोनोक्रोमेटर। तो आपने पढ़ा होगा मोनोक्रोमेटर। तो मोनोक्रोमेटर आपको इस आंसर को सोल्यूशन देने के लिए आपको सबसे पहले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज को रीड किया है तो आप इजी वे में इसका आंसर कर दीजिएगा, नहीं रीड किया है तो आप नहीं आंसर कर पाइएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने रीड किया है तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में एक आता है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी का जो इंस्ट्रूमेंट किया जाता है उसी के अंदर आता है एक मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर जो होता है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आपका जो होता है वो एक्सटेंस स्लिट होता है, एंड सेकंड जो होता है आपको डिस्पर्सिंग एलिमेंट, एंड थर्ड जो होता है एग्जिट स्लिट होता है। तो फर्स्ट में जो एक्सटेंस स्लिट होता है उसमें क्या होता है, जब इसमें लाइट पास करते हैं तो लाइट पास करने के बाद आपको ये इंटर का पार्ट होता है। उसके बाद हमारा जो आता है डिस्पर्सिंग एलिमेंट। डिस्पर्सिंग एलिमेंट में जो होता है लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रिज्म होता है और एक हमारा ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर होता है। ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर का भी यूज करते हैं डिस्पर्सिंग एलिमेंट में ही। तो प्रिज्म जो हमारा होता है, प्रिज्म जो होता है वो हमारा ग्लास या क्वार्ट्ज या फिर फ्यूज्ड सिलिका का बना हुआ होता है। मतलब बेसिकली जो बना हुआ होता है प्रिज्म वो आपका फ्यूज्ड सिलिका का ही बना हुआ था, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होती है। उसके बाद जो होता है वो एग्जिट स्लिट में बीम बन के रिलीज कर दिया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि मोनोक्रोमेटर का इसेंशियल कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। तो मोनोक्रोमेटर का जो इसेंशियल कंपोनेंट होता है, तो यहां से आपको मालूम चल गया होगा कि आपका डिस्पर्सिंग एलिमेंट भी मोनोक्रोमेटर का इसेंशियल कंपोनेंट है, और ग्रेटिंग भी आपका इसेंशियल कंपोनेंट है, और प्रिज्म भी आपका इसेंशियल कंपोनेंट है। तो फाइनली इसका जो आंसर होने वाली है वो ऑल द एबव इसका करेक्ट आंसर होने वाली है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहां से भी समझ में नहीं आई होगी तो इस ग्राफिक से भी आप चेक कर सकते हैं कि मोनोक्रोमेटर के जो इसेंशियल कंपोनेंट होता है वो आपको एक्सटेंस स्लिट होता है, उसके बाद आपको कोलिमेटिंग या फिर लेंस मिरर होता है, उसके बाद आपको डिस्पर्सिंग एलिमेंट होता है जिसमें प्रिज्म और ग्रेटिंग दोनों होता है, उसके बाद आपको फोकसिंग एलिमेंट होता है जो लेंस होती है उसके अंदर, और उसके बाद सबसे लास्ट आपको होता है एग्जिट स्लिट होता है। तो याद रखिएगा, आपको मोनोक्रोमेटर का जो इसेंशियल कंपोनेंट होता है ये आपका 5 इसेंशियल कंपोनेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, द शेप एंड ब्रेथ ऑफ इल्यूजन बैंड्स ऑन द
क्रोमेटोग्राम इज डिस्क्राइब्ड। अगर आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको रीड करना पड़ेगा द थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अगर आपने थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी को अच्छे से रीड किया है तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में ही करके आ जाओगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही मिलेगा, थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो मैं आपको सबसे पहले आपको आंसर बताने की कोशिश कर दूंगा ताकि आप इजी वे में आप खुद से आंसर कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमें 2 थ्योरी पढ़ना होता है, जिसकी वजह से हम 2 थ्योरी की वजह से ही हम एक्सप्लेन करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। तो फर्स्ट जो थ्योरी होता है वो हमारा प्लेट थ्योरी होता है और सेकंड जो थ्योरी होता है हमारा वो रेट थ्योरी होता है। तो जो प्लेट थ्योरी होता है वो ओल्डर थ्योरी है, जिसका डेवलप किया था वो मार्टिन सिंज इन 1941 में इसको डेवलप कर दिया था। और जो हमें जो करंटली हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लेन करने के लिए वो हमारा रेट थ्योरी होता है और जिसका डेवलप किया था दिमितर 1956 में डेवलप किया गया था। तो आपका हम इसका डिस्क्राइब बता देता हूं कि प्लेट थ्योरी का क्या डिस्क्राइब है। तो प्लेट थ्योरी हमारा मैकेनिक्स एंड रिटेंशन के लिए डिस्क्राइब किया जाता है और साथ साथ आपको कैलकुलेशन ऑफ द रिटेंशन वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड एंड द कॉलम इफिशियंसी के लिए ही डिस्क्राइब किया जाता है प्लेट थ्योरी के लिए। और रेट थ्योरी के लिए जो डिस्क्राइब किया जाता है द प्रोसेस ऑफ पीक डिस्पर्सन बैंड स्प्रेडिंग के लिए डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि शेप एंड ब्रीथ ऑफ इल्यूशन बैंड ऑन क्रोमेटोग्राम इज डिस्क्राइब। तो इसे जो आंसर करेक्ट होने वाली है वो आपका रेट थ्योरी ही करेक्ट होने वाली है, क्योंकि क्रोमेटोग्राम के लिए जो डिस्क्राइब किया जाता है करेंटली में जो डिस्क्राइब किया जाता है वो हमारे रेट थ्योरी से ही डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि आप प्लेट थ्योरी से डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। करंट में आपका रेट थ्योरी ही निकाला गया है, जिसकी वजह से इसका डिस्क्राइब जो होता है वो रेट थ्योरी से ही डिस्क्राइब किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन भी काफी कंसीडरिंग किया है ईडीटीए को H4Y, ठीक है, और ड्यूरिंग अ स्टेप वाइज डिसोसिएशन ऑफ इट एट ए पीएच लेस देन 10। हाँ, ईडीटीए को डिसोसिएशन करना है, स्टेप वाइज डिसोसिएशन करना है और उसका जो लास्ट जो वैल्यू आएगा उसका 10 उसका पीएच लेवल 10 से कम होना चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगी। तो यहाँ पर आपको मैं सोल्यूशन लाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडीटीए को मैंने स्टेप वाइज हम डिसोसिएट किया है और ईडीटीए के अंदर में जो होता है वो टेट्राप्रोटिक एसिड होता है। टेट्राप्रोटिक एसिड का मतलब होता है कि उसके अंदर 4 एसिडिक प्रेजेंट होता है जो इजिली वे में रिलीज कर सकता है H+। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडीटीए को मैंने H4Y कंसीडर करके मैं डिसोसिएट किया है। तो डिसोसिएट करने के बाद आपको H+ और H3Y- देखने को मिला, फिर उसके बाद फिर डिसोसिएट किया था H+ देखने को मिला, फिर उसके बाद फिर डिसोसिएट किया है H2Y पे 2 माना, फिर H+ डिसोसिएट किया था। फाइनली हमारा जो डिसोसिएट हुआ है वो HY3- डिसोसिएट हुआ है और उसके बाद डिसोसिएट होने के बाद Y4- बना है। लास्ट पोजीशन का जो आंसर होने वाली है जो जिसका pH 10 से कम होगा वो हमारा HY3- का ही 10 से कम होगा। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होने वाली है इसका बी आंसर आपको करेक्ट होने वाली है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये लॉजिकल मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ ए मीन इक्वल दिया हुआ है ±0.005 एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें बताया कि मीन दे रखा है वो 0.005 और उसका कॉन्फिडेंस लेवल 95% है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो इसको आंसर करने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल मैथमेटिक्स है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, माइंड्स है, तो आप इजी वे में कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर करेक्ट रहने वाली है वो आपका डी आंसर करेक्ट रहेगी। बोथ ए और बी आपका करेक्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है? टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिजल्ट। ये भी क्वेश्चन जो है आपका है वो लॉजिकल मैथमेटिक्स से ही क्वेश्चन है। इसमें सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप का पूछा गया है। अगर आपने सेंट्रल टेंडेंसी ग्रुप पढ़ा होगा जिसे मीन मीडियन का क्वेश्चन आते हैं तो आप इजी वे में क्वेश्चन कर दीजिएगा, क्योंकि इसे जो आंसर करेक्ट होने वाली है आपका डी आंसर आपको करेक्ट होगी। मीन इज लेस इफिशिएंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देन इज द मीडियन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6 का जो आंसर करेक्ट होगा वो डी आंसर आपका करेक्ट होगी। 7 क्वेश्चन की बात करें तो 7 क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट फेवर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ए एक्वस सोल्यूशन बाय द चिलेशन। इसमें बता रहा है कि इसमें कौन सा फैक्टर है जो फेवर नहीं करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। तो पहली ऑप्शन में देख सकते हैं यूजिंग ए सॉल्वेंट इन विच द चिलेटिंग रिएजेंट इज लेस सोलूबल। तो ये फैक्टर फेवर नहीं करता है। इसका जो आंसर होगा आपको 7 का ए करेक्ट आंसर होगा। बी जो है लेस एसिडिक द चिलेटिंग रिएजेंट, तो ये फेवर सही है कि एसिडिक जो होता है वो लेस ही होता है चिलेटिक रिएजेंट में। ठीक है, और लोअर द H+ ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ये भी सही है, और हायर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल ये भी सही है। बी और सी और डी ये तीनों फेवर में ही, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का तीनों फेवर में है, और जो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है ये
फेवर में नहीं है, तो उस हिसाब से आपको 7 का फर्स्ट ए आंसर आपको करेक्ट होगी। 8 क्वेश्चन की बात करें तो 8 क्वेश्चन भी काफी इजी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है फॉर ए रिजोल्यूशन ऑफ 1.0 बिटवीन टू सॉलिड्स द ओवरलैप ऑफ देयर पीक एरिया विल बी। जिसमें बता रहा है दो सॉलिड के बीच में जो रेजोल्यूशन है 1.0 दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि द ओवरलैप ऑफ देयर पीक एरिया विल बी, तो उसकी जो दोनों के बीच में जो ओवरलैप होने वाली है उसका पिक ओवरलैप क्या होने वाली है। तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका सोल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन में मेंशन कर रखा है दो सॉलिड का रेजोल्यूशन जो दे रखा है वो जो 1.0 दे रखा है, और इसका जो पिक है, इसका पिक जो परसेंटेज दे रखा है वो 2.3% है। ठीक है, अगर किसी रेजोल्यूशन का आप देख सकते हैं 1.5 होगा तो इसका जो पिक होगा वो आपका 0.15% है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है 1.0, दो सॉलिड के बीच का जो रेजोल्यूशन है 1.0 दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका दोनों का जो म्यूचुअल ओवरलैप होगा वो 2.3% ही होगा। तो 8 का जो आंसर आपका होगा वो करेक्ट आंसर वो डी होगी। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा मेंशन कर रखा है विथ ऑफ द क्रोमेटोग्राफी पिक W, ठीक है, एंड विथ ऑफ द पिक एट हाफ इज मैक्सिमम हाइट W हाफ। क्रोमेटोग्राफी पिक का जो विथ दिया हुआ W है और उसका जो हाफ W है वो मैक्सिमम जो हाइट है वो हाफ W है। तो इसमें से बताना है इस दोनों के बीच करस्पॉन्डिंग क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए सोल्यूशन लिखा रहा हूँ विथ ऑफ द हाइट ऑफ पिक। तो पिक यहाँ पर देख सकते हैं W का जो आपका पिक है वो आपका 4 सिग्मा है, और W हाफ का जो हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पिक है वो आपका क्या है 2.3 सिग्मा है। हाँ, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं, इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको मालूम चल जाएगा, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, आप इजी इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। तो W आपका जो वैल्यू है वो आपका 4 सिग्मा है, और हाफ W जो वैल्यू है जो हाईएस्ट मैक्सिमम पिक है वो 2.35 सिग्मा है। तो 4 सिग्मा और 2.365 सिग्मा जो है आपका वो बी में आपको देखने को मिल रही है। तो 9 का जो आंसर करेक्ट होगा वो बी होगी। अब 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है ए सिंपल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट सच ए अमोनिया कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ द Cu+2। ये क्वेश्चन जो आपका है कॉम्प्लेक्सोमेट्री का है और एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही है। तो प्लीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एमयू के अंदर आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो प्लीज़ एग्जाम देने से पहले आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसमें बता रहा है कि ये अमोनिया कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन ऑफ CO2। अमोनिया को हम कॉम्प्लेक्सोमेट्री में Cu+2 के टाइट्रेशन में यूज़ नहीं करते, क्योंकि क्या वजह इसका यूज़ नहीं करने का। तो यूज़ नहीं करने का आपको वजह मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ। सिंपल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट सच एज अमोनिया, सिंपल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है और अमोनिया हम लेते हैं तो आर रेयरली यूज्ड एज टाइट्रेशन एजेंट, रेयरली यूज करते हैं, टाइट्रेटिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं, बिकॉज ए शार्प एंड पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स इज जनरली डिफिकल्ट टू अचीव, क्योंकि इसमें जो स्टोइचियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जनरली काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट अचीव होता है। ठीक है, अब इसका ये अभी यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, दिस इज ट्रू सिंस द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली क्लोज टुगेदर आर नॉट वेरी लार्ज। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली जो होता है वो आपका ज़्यादा लार्ज नहीं होता, साथ में ज़्यादा लार्ज नहीं होता, एंड सिंगल स्टोइचियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व। तो यहाँ पर इसका आंसर मेंशन कर रखा है कि स्टोइचियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको कैन नॉट बी ऑब्जर्व किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन से आप देख सकते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट आर फ्रीक्वेंटली क्लोज टुगेदर आर नॉट वेरी लार्ज। यहाँ पर देख सकते हैं एट सिंगल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो इस हिसाब से आपको जो 10th का जो आंसर होगा आपका यही आंसर आपको करेक्ट होगा। 11 क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये आपका क्वेश्चन जो है आपका डी ब्लॉक से क्वेश्चन है, ठीक है, डी या एफ ब्लॉक से क्वेश्चन है। इसमें पूछा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गैडोलिनियम का, तो Gd+3 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। अगर Gd+3 जिसको हम बोलते हैं गैडोलिनियम, अगर आपका इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आती है तो आप इजी में इसका आंसर बता सकते हैं। जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 64 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो Xenon 4f7 होता है। Xenon आपका इनर्ट पर इफेक्ट कंप्लीट हो गया, और Xenon 54 होता है, और उसके बाद 4f7 होता है। हाँ, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देख सकते हैं, और ठीक है, और यहाँ पर हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 4f7 है, तो 4f7 है,
एफ ब्लॉक में जो आपके बॉक्स होते हैं वो आपको 7 बॉक्स देखने को मिलती है। हाँ, तो एफ ब्लॉक में आपको जो बॉक्सेस देखने को मिलती है, आपको 7 बॉक्स देखने को मिलती है, जिसमें आपको देख सकते हैं 4f7 है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आपको टोटल इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगी और सातों इलेक्ट्रॉन 7 जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस सब के सब अनपेयर्ड होंगे। तो सब के सब अनपेयर्ड होने की वजह से इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 7.9 bm होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n × n+2। बट आपको ट्रिक मैं बताता हूँ कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 0.9 ऐड कर देते हैं, 0.9 या 0.8 ऐड कर देते हैं। हाँ 0.9 या 0.8 को ऐड कर देते हैं, वो हमारा जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट हो जाती है। तो उस हिसाब से जो आपका आंसर आने वाली है 7.94 करेक्ट आंसर आपको करेक्ट मिलेगी। 12th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12th नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है कि हाउ मैग्नीज एक्सट्रैक्टेड, मैग्नीज को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोलुसाइड विद एल्युमिनियम, बाय रिडक्शन ऑफ पायरोलुसाइड विद एल्युमिनियम, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोलुसाइड विद मैग्नीशियम या बाय रिडक्शन ऑफ पायरोलुसाइड विद मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा कि जब भी हम मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा पायरोलुसाइड जो होता है MnO2 होता है, ठीक है। MnO2 को हम अल्मोनियम के साथ रिडक्शन करते हैं तो हमारा Mn मैग्नीज निकलती है और प्लस Al2₃ देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि हम मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बाय रिडक्शन ऑफ पायरोलुसाइड विद अल्मोनियम, ये आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, बी का 12th का बी आंसर आपको करेक्ट होगा। अब इसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। और आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में कर दे सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट से पूछा गया है और वो भी इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्रॉम आइदर सिग्मा बॉन्ड या फिर कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका सही है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है या फिर सिग्मा बॉन्ड या फिर लोन पेयर कंटेन करता ही है स्टेरिक नंबर निकालने के लिए। तो ये आपका सही है। बी ऑप्शन की बात है तो बी ऑप्शन में क्या लिखा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम कंबाइनिंग ऑर्बिटल। तो ये आपको गलत लग रहा है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए हम सेम एटॉमिक नंबर का कंबाइनिंग करते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर का कंबाइनिंग नहीं करते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम का कंबाइनिंग करते हैं, तब हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलती है। तो उस हिसाब से इनकरेक्ट अब हमारा जो बी आंसर आपको देखने को मिल रही है। सी चेक कर लेते हैं, इफेक्टिव हाइब्रिडेशन अकर ओनली व्हेन द ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन और ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, कंपेरेबल की सेम एनर्जी होती है। तो अब बी और सी में थोड़ा कंफ्यूज है, पर हमें ऐसा लगता है कि बी आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए, बी आंसर से करेक्ट होगी। तो प्लीज़ आप इसे थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, आप थोड़ा देख कर कन्फर्म कीजिएगा। अगर आपको लगता है सी होता है तो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा और कमेंट के साथ साथ आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से बी आंसर मुझे करेक्ट लगती है। अब 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बाय इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज एन एंजाइम व्हिच कैटलाइज द हाइड्रेशन ऑफ CO2 एंड डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, प्रेडिक्ट द मेटल। हमें मेटल प्रेडिक्ट लगाना और उसके ज्योमेट्री प्रेडिक्ट लगाना है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से कार्बन को हाइड्रेशन करते हैं और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो मेटल एंजाइम का यूज किया जाता है वो कौन सी मेटल होती है उसे हमें बताना, और साथ बताना है कि उस मेटल का क्या ज्योमेट्री होती है वो मुझे बताना है। कि उसके लिए मैं पहले आपको सॉल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस का ही मेटल एंजाइम का स्ट्रक्चर है और इसमें जो मेटल यूज किया जाता है वो आपको जिंक मेटल यूज किया जाता है। और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री हमारा टेट्राहेड्रल होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो इस हिसाब से ऑप्शन किसका है, फर्स्ट ऑप्शन में जिंक तो है बट स्क्वायर प्लेनर है तो गलती। सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं जिंक तो है बट टेट्राहेड्रल है, तो उस हिसाब से आपका 14 का आंसर करेक्ट होगा, बी आंसर आपको करेक्ट होगी। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रहा है, NPCl2 का हॉल थ्राइस इज प्रिपेयर्ड। NPCl2 का हॉल थ्राइस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस माध्यम से प्रिपेयर करते हैं। तो ऑप्शन आपको 4 को दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है कि यूजिंग PCl5 विद अमोनियम क्लोराइड, या फिर यूजिंग PCl5 विद अमोनियम नाइट्रेट, या यूजिंग PCl5 ऑफ ट्राई इथाइल अमाइन, या फिर यूजिंग PCl5 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले ये मेन ग्रुप का चैप्टर है और इस चीज़ को नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज है तभी आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं, वरना आपका गलती ही हो जाएगी। तुक्का लगाइएगा तब पक्का गलती होगी। तो इस चीज़ के मैं आपको सोल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं NPCl2 के हॉल थ्राइस को प्रिपेयर करने के लिए PCl5 को अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट किया जाता है एट द प्रेजेंस ऑफ 145 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 160 डिग्री सेल्सियस पर हमें हीट करना पड़ता है। तो हमारा रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होती है, जो कंपाउंड होती है वो NPCl2 का हॉल थ्राइस ही होती है। और उस साथ साथ आपको बाय प्रोडक्ट देखने को मिलता है
HCl बाई प्रोडक्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि PCl5 और अमोनियम क्लोराइड जो होता है दोनों इक्वा मोलर होता है, कि दोनों में जो मोल होते हैं वो सेम होते हैं। अगर अमोनियम क्लोराइड 2 मोल है तो PCl5 भी 2 ही मोल होगा, कि दोनों मोल सेम ही होंगे। और फाइनली जो हमारा NPCl2 के हॉल साइज जो फाइनली बनेंगे वो भी सेम ही होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं यूजिंग PCl5 विथ अमोनियम क्लोराइड इक्वा मोलर रेशियो, या सही है। हाँ, PCl5 को अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट किया जाता है एट द प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस लेकर 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, वो भी इक्वल मोलर रेशियो पे हीट किया जाता है। तो 15 का जो आंसर आपका ए करेक्ट होगी। 16 क्वेश्चन की बात करें तो 16 क्वेश्चन भी बहुत इजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेन ग्रुप से है, इस ब्लॉक का है। इसमें पूछा गया है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का हमें ऑर्डर बताना है, मेटल आयन का डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का हमें अरेंज ऑर्डर बताना है, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो पहले हम बता दें कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है। तो हम जैसे बात करें कि जिसका साइज, जिस मेटल आयन का साइज बड़ा होता है उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन छोटा होता है। जिस मेटल का आयन का साइज छोटा होता है उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो बड़ा होता है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा है, जिसकी वजह से हमको हाइड्रेशन रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। तो लिथियम का सबसे साइज छोटा और उससे ज़्यादा हमारा सोडियम होगा, उससे ज़्यादा पोटेशियम होगा, उससे ज़्यादा रुबिडियम, उससे ज़्यादा सीजियम होगा। सिंपल से आंसर देने का था कि साइज जिसका छोटा, जिस मेटल आयन का साइज जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन रेडियस ज़्यादा होगा। तो लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो हमारा हाइड्रेशन रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, और उससे कम हमारा सोडियम होगा, और उससे कम पोटेशियम होगा, और सबसे कम हमारा सीजियम होगा हाइड्रेशन रेडियस, क्योंकि सीजियम का साइज सबसे बड़ा है तो हाइड्रेशन रेडियस सबसे कम होगा। तो आपको 16 की जो आंसर होगी, आपका करेक्ट आंसर वो ए रहने वाली है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या मैंने कर रखा है, हाउ मेनी BHB बॉन्ड प्रेजेंट इन B4H10। तो ये इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, B4H10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जरूरी है, बिना स्ट्रक्चर का आपको नहीं बता सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ B4H10 का, और इसमें पूछा है BHB बॉन्ड कितने हैं। तो B4H10 का स्ट्रक्चर है, BHB बॉन्ड देख सकते हैं, BHB बॉन्ड 1 है, यहाँ से देख सकते हैं BHB बॉन्ड 2 है, यहाँ से देख सकते हैं BHB बॉन्ड 3 है, यहाँ से देख सकते हैं BHB बॉन्ड 4 है। तो टोटल जो BHB बॉन्ड है ऑल ओवर वो हमारा 4 BHB बॉन्ड है, वो खुद से आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो 17 का, वो आपका बी आंसर आपका करेक्ट होगी। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या मैसेज कर रखा है, द ज्योमेट्री ऑफ IF7 एंड SF4 मोलिक्यूल दे रखा है। भास्कर थ्योरी से हमें ज्योमेट्री बताना है। तो ये भी बहुत इजी है, अगर IF7 का स्ट्रक्चर बना करके SF4 का स्ट्रक्चर बना करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं IF7 का मैंने स्ट्रक्चर बना रखा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके जो अस्टेरिक नंबर है वो अस्टेरिक नंबर sp3d3 होगा, और sp3d3 का जो ज्योमेट्री होता है और स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो लोन में प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर सेम होगा, और इसके जो स्ट्रक्चर होगा वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। तो ज्योमेट्री भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। और SF4 की बात करें तो SF4 में आप देख सकते हैं इसका स्टेरिक नंबर की बात करें तो 4 आपका जो हो गया सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर हो गया, sp3d आपका हो जाएगा। तो sp3d जो होता है वो आपका ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये सीसो स्ट्रक्चर होगा। तो याद रखिएगा जिसमें sp3d में एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो सीसो स्ट्रक्चर, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो आपका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और 3 लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा तो टी शेप आपका देखने को मिलेगी sp3d में। तो इस हिसाब से जो आंसर आपका होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल किसमें है, वो आपका सी में है और सीसा स्ट्रक्चर है। तो उस हिसाब से 18 का सी आंसर आपको करेक्ट होगी। 19 क्वेश्चन की बात तो 90 क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन दे रखा है, और इसका आपको एब्जॉर्प्शन बैंड बताना है। CuH2 को हॉल 6+2 का एक्वस सॉल्यूशन में एब्जॉर्प्शन बैंड बताना है। तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट होगी वो 19 का सी आपका आंसर करेक्ट होगी। आप प्लीज इसको देख लेना, अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। 20 क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चन में पूछा है ग्राउंड टर्म D2 कॉन्फ़िगरेशन का। तो अगर आपको ग्राउंड टर्म का फॉर्मूला याद है तो D2 कॉन्फ़िगरेशन इजी वे में आप ग्राउंड टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मैं अगर आपको नहीं याद है मैं आपको बता देता हूँ ग्राउंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। ग्राउंड टर्म का फॉर्मूला आपका ये होता है L के पावर 2s+1 इंटू J होता है। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो पहले आपको S निकालना होगा, L निकालना होगा, तो आप इजी वे में इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कि मैंने D2 का निकाल रखा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं D2 का देख सकते हैं। D में आपका 5 बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पर फिल कर दिया मैंने। मैग्नेटिक मोमेंट भी दे दिया है मैंने +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। तो हमें एस निकालना, तो एस निकालने का फॉर्मूला देख सकते हैं एस इक्वल टू +12 तो टोटल एस का वैल्यू 1 आ गया। और एल की वैल्यू की बात करते हैं, एल का वैल्यू यहाँ पर निकाल रखा हूँ मैं। एल जो है +2 × 1 है, हाँ +2 मैग्नेटिक मोमेंट × 1 आपका इलेक्ट्रॉन है, 2 × 1 +1 मैग्नेटिक मोमेंट 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल एल का वैल्यू 3 हो गया। तो जिसका एल का वैल्यू 3 होगा तो आपका सबसेल कितने होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस चीज़ को आप रीड कर लीजिएगा कि अगर एल का वैल्यू 0 होगा
तो एस में होगा, और एल का वैल्यू 1 होगा तो पी होगा, एल का वैल्यू 2 होगा तो डी होगा, और एल का वैल्यू 3 होगा तो एफ होगा। तो हमारा एल का जो वैल्यू है वो 3 है, इसका मतलब एफ होगा। तो एफ होगा तो यहाँ पर एफ दे सकते हैं, इस फॉर्मूला से आप फाइनली निकाल सकते हैं। तो एल का वैल्यू जो हमारा होगा वो एफ होगा, तो यहाँ पर हम एफ फिल करेंगे, और ऊपर 2s+1 है, तो एस का वैल्यू हमारा कितना है, तो एस का वैल्यू हमारा 1 है। तो एस के जब हम 1 फिल करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो हमारा फाइनली क्या होगा, 3f देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो आपका बी आंसर करेक्ट होगा, 3f। तो फाइनली मैंने इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 20 क्वेश्चन मैं कवर कर दिया हूँ। टोटल जो क्वेश्चन एएमयू का है वो 80 क्वेश्चन है, जिसमें 70 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है, और 10 क्वेश्चन जो आपका है वो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है। 3 या 4 वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा, टोटल क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एएमयू का कंप्लीट कर दूंगा। आई होप अगर वीडियो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।